घूर्णी गति अर्थात रोटेशनल मोशन के अंतर्गत अब हम देखेंगे घूर्णी गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, और वो भी समाकलन विधि से, मतलब इंटीग्रेशन मेथड से हम घूर्णी गति के समीकरण देखेंगे आज। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई एक ठोस वस्तु है और वो एक उसकी फिक्स एक्सिस है या घूर्णन अक्ष जिसको हम बोल सकते हैं, तो उस घूर्णन अक्ष के परितः वो एक कांस्टेंट या एक नियत कोणीय त्वरण अल्फा से घूर्णन कर रही है। तो क्या माना हमने कि जो कोणीय त्वरण है अल्फा वो नियत है, मतलब कांस्टेंट है, और ये जो एक्सिस है ये फिक्स है, मतलब स्थिर अक्ष के परितः ये जो वस्तु है, ठोस वस्तु, ये एक स्थिर अक्ष के परितः कांस्टेंट कोणीय त्वरण अल्फा से घूर्णन कर रही है। और जो समय है t = 0, मतलब हम जो बात अब करने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा कि इसका जो प्रारंभिक कोणीय वेग है उसको हम मान रहे हैं ω0। इसको मैं ω0 नहीं बोलते हुए ω0 बोलूँगा। एक्चुअली t = 0 पर मैं इसको बोल रहा हूँ, तो इसको इस तरीके से बोलना ज़्यादा सुविधाजनक होगा। तो ω = ω0, मतलब जब टाइम यहाँ से वो अपना, जब ये वस्तु घूर्णन करना शुरू करती है तो हमने कहा इसका कोणीय त्वरण तो अल्फा नियत है और ये एंटी क्लॉकवाइज इस ढंग से क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। तो यहाँ हम इस वस्तु का एक पॉइंट लेते हैं और यहाँ से ऑब्जर्वेशन शुरू करते हैं। तो अगर t = 0 हम लेते हैं तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो शुरुआती कोणीय वेग है वो ω0 है, ऐसा हम मानते हैं। और t समय बाद, आफ्टर t टाइम, मतलब आपका जो समय अंतराल है वो भी t हो गया, है ना, क्योंकि शुरुआत में 0 है और बाद में t, तो समय अंतराल भी आपका क्या हो गया, t हो गया। तो t समय बाद जो है इसका कोणीय वेग का जो परिमाण है वो सपोज कितना हो जाता है, ω हो जाता है। तो हमने कहा t = 0 पर कण का कोणीय वेग ω0 और t = t पर कोणीय वेग क्या है, ω है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो सामने हम आ रही है वो भी मैं आपको स्पष्ट करता हूँ कि जो t = 0 है उस पर कोणीय वेग ω0 है और उस समय जो ये कोणीय विस्थापन है ये 0 है, क्योंकि ये तो हमने इसको इनिशियल बिल्कुल प्रारंभिक रूप से मान लिया है कि यहीं से हम अपना ऑब्जर्वेशन शुरू कर रहे हैं। तो इस लाइन का एंगल हमारा कितना रहा, 0 रहा, और उसके बाद में ये एंगल आपका कितना हो गया, थीटा हो गया। तो t = t पर ये एंगल आपका बन जाएगा थीटा, और t = 0 पर ये एंगल आपका होगा थीटा = 0, और t = t पर क्या हो जाएगा, थीटा = थीटा हो जाएगा। तो ऐसे में हमारे पास जो ये ऑब्जर्वेशन है ये आप बिल्कुल हमेशा ध्यान में रखिएगा कि टाइम t = 0, थीटा 0 है और ω 0 के बराबर है, और ये t = t, थीटा थीटा है और ω भी ω है, मतलब t पर थीटा और ω वही हैं, लेकिन t = 0 पर थीटा 0 है क्योंकि यहाँ से हम शुरुआत करना चाह रहे हैं, और ω यहाँ पर ω0 है। अब मुझे लेना है यहाँ पर गति का पहला समीकरण में प्राप्त करना चाह रहा हूँ। तो आप ध्यान से एक बात को समझिएगा कि जो हमारा दो बातें हमको बहुत स्पष्ट रूप से समझना है। एक तो कोणीय वेग, कि कोणीय वेग क्या होता है। तो कोणीय वेग जो है वो ω जिसको हम बोलते हैं, और वो dθ/dt होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो कोणीय वेग ω = dθ/dt, ठीक है। और कोणीय त्वरण अल्फा क्या होता है, dω/dt। थीटा तो हमें पता है कोणीय विस्थापन, तो ये कोणीय विस्थापन की दर बन रही है, और ये कोणीय ω कोणीय वेग है, तो कोणीय वेग में जो परिवर्तन है वो उसकी दर जो है ये कोणीय त्वरण है। तो यहाँ हमें ये ध्यान देना है कि ω = dθ/dt और α = dω/dt, इन दो इक्वेशन से ही घूर्णी गति के तीनों समीकरण निकलेंगे, इन दोनों से ही। हाँ, इन दोनों में से यूज़ किसको करना है, जैसे मैंने अभी यहाँ इसको यूज़ कर लिया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप किसको यूज़ करेंगे इन दोनों में से। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप जैसे आप पहला समीकरण निकालना चाहते हैं तो उसको कम से कम अपने दिमाग में रख लीजिए, तो यहाँ से आपको शुरुआत करने में आसानी हो जाएगी।
जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपका है घूर्णी गति का, रोटेशनल मोशन का, वो है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। तो ये अगर आपको नहीं याद रहे तो आप गति का समीकरण याद रख लीजिएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तब भी आपको याद हो जाएगा कि v के प्लेस पर ओमेगा, u के प्लेस पर ओमेगा 0 है, a के प्लेस पर अल्फा है। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हमें ओमेगा और अल्फा के रिलेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा अगर हमें जो घूर्णी गति का पहला समीकरण निकालना है। तो फिर ऐसे में आप इसको छोड़ देंगे, इसको ले लेंगे। तो दो बातें आप ध्यान रखिएगा, कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। अगर याद नहीं आए तो आप देखिए, ध्यान रखिएगा, वेग विस्थापन समय ये रिलेशन है। तो कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन और समय, तो कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। और यहाँ ध्यान रखिएगा त्वरण, वेग में परिवर्तन और समय है ना रैखिक त्वरण में, तो कोणीय त्वरण में अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका कोणीय वेग में जो आपका चेंज है तो ये डी ओमेगा हो जाएगा, और समय जो है आपका है डी टी। तो ये कोणीय वेग में परिवर्तन और समय अंतराल हो गया, तो डी ओमेगा बटे डी टी हो जाएगा। तो आप उनसे याद रखिए इनको, मतलब वहाँ वेग से रखिए, यहाँ त्वरण से रखिए। तो अब मैंने कहा था कि ये जो दो समीकरण है इनमें से कोई एक यूज़ करेंगे, तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि ये ओमेगा और अल्फा का रिलेशन। तो ऐसे में आप इससे स्टार्ट कीजिए, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, और क्या कर दीजिए, अब आप इसको दोनों पक्षों में या तो ऐसा कीजिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। तो ये हो गया अल्फा डी टी और ये हो गया डी ओमेगा। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी, या डी टी का दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए, तो यहाँ डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा और ये अल्फा डी टी हो जाएगा। या फिर आप ऐसा सोच लीजिए कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जैसा आप सोचना चाहें। डी टी का गुणा दोनों पक्षों में कर दिया, तो ये हो जाएगा डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी। अब समाकलन करने पर, जब आप समाकलन करेंगे इसका, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन के निशान लगाएंगे। तो आपको ये ध्यान है ये बातें कि यहाँ पर आपके पास में दो बातें हैं, एक तो टी है और एक ओमेगा है। तो हमें पता है कि टी इज इक्वल टू 0 पर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 है, और टी इज इक्वल टू टी पर ये ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा है। तो ऐसे में जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी लिमिट आपको पहले से पता है कि t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू टी ये टाइम की लिमिट है, और ओमेगा 0 से ओमेगा जो है आपकी ये कोणीय वेग की लिमिट है। तो लिमिट आपको यहाँ पता रहेगी, ये इससे बस, ये पूरे में ये लिमिट इसी से चलेगी तीनों समीकरणों में। तो यस, अब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए ये डी ओमेगा इंटीग्रेशन, डी ओमेगा हुआ, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन, और लिमिट चली आपकी ओमेगा 0 से ओमेगा, देखिए ओमेगा 0 से ओमेगा। और ये अल्फा डी टी ये टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो ये 0 से टी की लिमिट में आपका आ गया। देखिए आप, ये 0 से टी और ये ओमेगा 0 से ओमेगा। तो यहाँ आपका चूंकि इंटीग्रेशन ओमेगा के रिस्पेक्ट में जा रहा है, तो ये आपका ओमेगा वाली वैल्यू इंटीग्रेशन के जो समाकलन के जो आपके लिमिट है उसमें आएगी, और यहाँ ये टी के रिस्पेक्ट में जा रहा है, टी के सापेक्ष हो रहा है, तो ये टी की लिमिट आपकी जाएगी। अब आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो ध्यान रखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा जस्ट आपका हो जाएगा केवल और केवल ओमेगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी आपका क्या बनेगा, केवल और केवल डी टी, डी टी का इंटीग्रेशन केवल और केवल बनेगा टी। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ ये अल्फा कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिएगा। तो चलिए जितना जिस तरह से हो सकता हो करते हैं। देखिए ये इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा आपका बन गया ओमेगा, और ये अल्फा आपने बाहर निकाल लिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी बचा आपका डी टी। अब ये जो यहाँ की लिमिट है इसको भी लिख देते हैं हम, कि ये ओमेगा 0 है और यहाँ ये लिमिट कितनी है, ओमेगा है। मतलब लोअर लिमिट आपकी ओमेगा 0 और अपर लिमिट आपकी ओमेगा है। इसको भी सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ आप लिमिट पुट कर दीजिए। तो पहले अपर लिमिट पुट करना, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट कर देना। मतलब पहले ओमेगा की जगह ओमेगा लिख देना, और फिर ओमेगा की जगह ओमेगा 0 लिख देना, बीच में चिन्ह लगा देना माइनस का। तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा माइनस ओमेगा 0। देखिए ओमेगा माइनस ओमेगा 0 इज इक्वल टू, अल्फा बाहर है ही, और मैंने अभी कहा था कि इंटीग्रेशन आप जब डी ओमेगा होता है तो केवल ओमेगा, इंटीग्रेशन आप जब डी टी होता है तो केवल टी लिखना है। तो आप इसको यहाँ, ये आपका टी हो गया, और लिमिट आप यहाँ पीछे लिख दीजिए जैसा आपने यहाँ लिखी थी। तो लिमिट आपकी हो गई 0 से टी की। अब आप लिमिट को अप्लाई कीजिए, लिमिट को आपको पुट करना है, तो कर दीजिए, यहाँ पर भी लिमिट पुट कर दीजिए। तो ये ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0, अल्फा बाहर है ही, देखिए पहले अपर लिमिट, तो टी की जगह टी, और माइनस लोअर लिमिट, टी की जगह 0, तो ये हो गया टी माइनस 0। जैसा आपने यहाँ किया था वैसे ही आप यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, ये एक स्टेप बाद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ अल्फा कांस्टेंट के रूप में आपने बाहर निकाल लिया, इसलिए इसको आप एक स्टेप के बाद ऐसा कर रहे हैं। अब देखिए ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0, और अल्फा में टी का गुणा अल्फा टी, और अल्फा में 0 का ये 0 हो गया, तो यहाँ बचा केवल अल्फा टी। तो ये ओमेगा माइनस ओमेगा 0 इज इक्वल टू अल्फा टी, या ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, ये आपका आ गया है घूर्णी गति का पहला समीकरण।
तो घूर्णी गति का पहला समीकरण हमने निकाला और हमने जो प्लान किया था वो ये था कि हमारे पास दो फार्मूला हमें लेके चलना है, कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपान डी टी और एक कोणीय त्वरण अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपान डी टी। फिर हमें समीकरण देखकर तय करना है कि इसमें से यहाँ से शुरू करें या यहाँ से शुरू करें। तो हमने गति का जो हमारा पहला समीकरण है उसमें हमें पता है कि ये किस किस के बीच का रिलेशन है। ये रिलेशन है प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा ज़ीरो, जो इनिशियल आपका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा ज़ीरो, और जो फाइनल आपकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, मतलब अंतिम कोणीय वेग ओमेगा के बीच का संबंध है। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा ज़ीरो प्लस और कोणीय त्वरण अल्फ़ा और ये टी। तो डेफिनेटली ये ओमेगा और अल्फ़ा के रिलेशन से चलेगा, तो हम कोणीय त्वरण से शुरुआत करेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपान डी टी, और उसके बाद में फिर आप इसको इंटीग्रेशन के रूप में ले जाकर सॉल्व करेंगे। चलिए अब सेकंड इक्वेशन आप मोशन पर रोटेशनल मोशन पर आएंगे, तब भी आपको ये ध्यान रखना है कि हमको कहाँ से शुरुआत। तो चलिए अब ये किसी क्षण t पर हम इस वस्तु का अगर कोणीय वेग ओमेगा लेते हैं तो ओमेगा इज इक्वल टू हो गया डी थीटा अपान डी टी। तो ओमेगा इज इक्वल टू हुआ डी थीटा अपान डी टी, और ये यहीं से हम शुरुआत क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो सेकंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन है या घूर्णी गति का दूसरा समीकरण है, वो ओमेगा और थीटा के रिलेशन से चलता है, इसलिए हमें ये वाला लेकर चलना है इस बार, कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपान डी टी। तो चलिए अब हो गया डी टी का दोनों पक्षों में गुणा कर दिया, तो ये हो गया डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी, और अब हमें पता है कि हमें इंटीग्रेशन करना है। लेकिन उसके पहले आप गति के जो पहला समीकरण है घूर्णी गति का, उससे आप ओमेगा का मान भर दीजिएगा, तो वो ओमेगा ज़ीरो प्लस अल्फ़ा टी आप रख दीजिएगा। तो ये आपने ओमेगा के प्लेस पर ओमेगा ज़ीरो प्लस अल्फ़ा टी रख दिया। देखिए आप ये घूर्णी गति का पहला समीकरण, ओमेगा के प्लेस पर ओमेगा ज़ीरो प्लस अल्फ़ा टी आपने रख दिया। अब आप करेंगे इंटीग्रेशन या समाकलन। तो ध्यान रखने वाली बात अब क्या है इसमें, जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखने वाली है वो हमें पता है कि इंटीग्रेशन की लिमिट क्या जाने वाली है। तो हमें पता है कि t इज इक्वल टू ज़ीरो पर थीटा आपका क्या है, ज़ीरो है, और t इज इक्वल टू टी पर ये थीटा बन गया है। तो आपकी जो लिमिट है समय की वो तो ज़ीरो से लेकर t की है, और जो आपकी थीटा की लिमिट है, जो आपका कोणीय विस्थापन है, वो ज़ीरो से लेकर थीटा है। तो अब यहाँ आप उसको जब समाकलन करेंगे तो ये लिमिट आपको उसके अंदर रखना है। तो चलिए समाकलन कर दीजिए। तो ये आपने लिमिट पुट की, तो ये हो गया ज़ीरो से थीटा डी थीटा। देखिए लिमिट आ गई ज़ीरो से थीटा, ये देखिए यहाँ ज़ीरो से थीटा, ठीक है ना, ये लिमिट हो गई डी थीटा, और ये लिमिट देखिए ज़ीरो से टी, तो ये ज़ीरो से टी ओमेगा ज़ीरो प्लस अल्फ़ा टी डी टी। समय की लिमिट ज़ीरो से टी है, और जो आपका कोणीय विस्थापन है उसकी लिमिट ज़ीरो से थीटा है। और यहाँ हमने चूँकि अब लिमिट अब इंटीग्रेशन करना है, तो डी थीटा का हमें पता है, अभी बताया मैंने आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा हो तो आप क्या करेंगे, जस्ट इट इज़ थीटा ओनली। तो फिर ऐसे में ये केवल थीटा रह जाएगा, और लिमिट जो हो जाएगी वो ज़ीरो से थीटा आपकी जो है ये यहाँ लिख दीजिएगा। तो थीटा और ये ज़ीरो से थीटा, और ये देखिए इसको अलग अलग कीजिए। तो ये हो गया ज़ीरो से टी इंटीग्रेशन की लिमिट में ओमेगा ज़ीरो डी टी प्लस ज़ीरो से टी इंटीग्रेशन की लिमिट में अल्फ़ा टी डी टी। देखिए आपने इसको अलग अलग कर दिया है। ये इंटीग्रेशन है, दो चीज़ों का जोड़ है यहाँ पे, तो आपने प्लस के निशान से इसको अलग अलग कर दिया। तो ये ज़ीरो से टी की लिमिट में ओमेगा ज़ीरो डी टी प्लस ज़ीरो से टी की लिमिट में अल्फ़ा टी डी टी हो गया। चलिए इसको तो हम सॉल्व कर पाएंगे अब, है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा आपका थीटा हो गया और ज़ीरो से थीटा की लिमिट है, तो पहले अपर लिमिट रख दीजिए फिर लोअर लिमिट रख दीजिए माइनस करके, तो ये हो जाएगा थीटा माइनस ज़ीरो। देखिए आप पहले आपने थीटा के प्लेस पर थीटा लिया और फिर थीटा के प्लेस पर ज़ीरो लिया और बीच में चिन्ह लगाया माइनस का, तो ये हो गया थीटा माइनस ज़ीरो। चलिए ये ओमेगा ज़ीरो आपका कांस्टेंट हो गया क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ज़ीरो से टी डी टी हुआ है। देखिए ओमेगा ज़ीरो बाहर आ गया, और यहाँ भी आपका वही होगा, अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, या अल्फ़ा बाहर ज़ीरो से टी की लिमिट में या बचा है टी डी टी। देखिए आप यहाँ टी बचा है तो टी डी टी हो गया है। अब आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो देखिए थीटा माइनस ज़ीरो ये तो बन जाएगा थीटा, ओमेगा ज़ीरो भी अपनी जगह ही रहेगा, डी टी का इंटीग्रेशन आपका टी हो जाएगा और लिमिट आपकी ज़ीरो से टी रहेगी प्लस अल्फ़ा। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो से टी टी डी टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी क्या होता है, तो हमें पता है कि जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन ऑफ जो, अभी मैं इस बारे में बात करता हूँ। चलिए
तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं पहले। तो थीटा माइनस जीरो इज इक्वल टू थीटा, ये देखिए ओमेगा जीरो, और ये डी टी का आपका हो गया टी, और ये जीरो से टी की लिमिट, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी आपने टी लिख दिया, थीटा में जीरो गया तो थीटा बचा। यहाँ तक क्लियर है, जीरो से टी की लिमिट प्लस अल्फा भी क्लियर है। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, तो देखिए जब भी इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी होता है तो इसको आप लिखेंगे टी टू दी पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन। तो एन मतलब आपका यहाँ टी की पावर कितनी है, वन है अभी, तो वन प्लस वन तो ये हो जाएगा टी की पावर टू, टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा अपान टू, तो ये हो गया टी स्क्वायर अपान टू, और इंटीग्रेशन में लिमिट हो गई जीरो से टी, इसको आप टी स्क्वायर समझिएगा। तो टी स्क्वायर अपान टू इंटीग्रेशन में लिमिट हो गई जीरो से टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी होता है टी स्क्वायर अपान टू, जब आप समाकलन हल करते हैं। तो ये टी स्क्वायर अपान टू हो गया, और ये जीरो से टी की लिमिट चली गई। तो देखिए आपका थीटा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो। अब देखिए ये भी लिमिट पुट कर दीजिए, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, बीच में चिन्ह माइनस। तो देखिए टी की जगह टी, फिर टी की जगह जीरो, तो टी माइनस जीरो प्लस अल्फा। अब देखिए टी की जगह टी और टी की जगह जीरो रखना है, तो ये हो गया टी स्क्वायर बाय टू, क्योंकि ये तो ऐसा कैसे ही रहेगा, फिर टी की जगह टी रखा दो, तो ये हो गया टी स्क्वायर बाय टू। देख लीजिए ध्यान से, टी की जगह टी रखा, ये टी स्क्वायर है, देखिएगा आप, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी टी स्क्वायर बाय टू होता है, तो ये टी स्क्वायर है, तो टी की जगह टी रखा तो टी स्क्वायर बाय टू, माइनस टी की जगह जीरो, तो ये जीरो स्क्वायर बाय टू। अब ये जीरो स्क्वायर बाय टू, तो ये जीरो ही हो गया, तो इसको हम हटा देंगे। अब बचा क्या हमारे पास, देखिए टी में से जीरो गया तो टी बचेगा, और टी स्क्वायर बाय टू में से जीरो बचेगा तो टी स्क्वायर बाय टू, जीरो घटेगा तो टी स्क्वायर बाय टू बचेगा। तो यहाँ से बच रहा है टी, और यहाँ से बच रहा है टी स्क्वायर बाय टू। तो देखिए अब फिर क्या हो गया, ये हुआ घूर्णी गति का आपका दूसरा समीकरण रेडी है। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाय टू, या आप कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये आपकी घूर्णी गति का हो गया दूसरा समीकरण। और आपने इस दूसरे समीकरण को पहले से ही अपने माइंड में रखना है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी आप इसको याद रख सकते हैं। एस के प्लेस पर थीटा लिखा है, यू के प्लेस पर ओमेगा जीरो लिखा है, और ए के प्लेस पर अल्फा लिखा है। तो वो जो गति का हमारा नॉर्मली जो गति का दूसरा समीकरण है रेखिक गति का, वो घूर्णी गति का समीकरण आप उससे बना सकते हैं। और इसको जब आप माइंड में रखेंगे तो आपको पता चलेगा हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। तो हमें स्टार्ट करना है कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी से, क्योंकि ये ओमेगा और थीटा के रिलेशन से हमारी बात बन जाएगी। क्योंकि बाद में जो अल्फा आने वाला है वो तो ओमेगा के प्लेस पर ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी रखने से आ जाएगा। तो ये हमारे जो घूर्णी गति के दो समीकरण पूरे हुए। अब हम आएंगे घूर्णी गति के तीसरे समीकरण पर। देखिए अब तीसरे समीकरण पर आते हैं। तो यहां क्या है कि यहां बड़ा हमको ध्यान रखना है तीसरे समीकरण में, क्योंकि तीसरे समीकरण में एक्चुअली सारा सब आ जाता है। तो फिर ऐसे में क्या है, देखिए आप कोणीय त्वरण से स्टार्ट कीजिए, है ना, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, और उसमें आपको कोणीय वेग को किसी भी तरीके से शामिल करना है अब इसमें, क्योंकि इसमें सब आता है, कोणीय त्वरण भी आता है, कोणीय वेग भी आता है, सब आता है। तो फिर ऐसे में जब आप कोणीय त्वरण से स्टार्ट करेंगे अल्फा से डी ओमेगा अपॉन डी टी से, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। देखिए पहली इक्वेशन भी कोणीय त्वरण से शुरू हुई थी, दूसरी इक्वेशन कोणीय विस्थापन से शुरू हुई, तीसरी फिर कोणीय त्वरण से हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कोणीय त्वरण के साथ साथ कोणीय विस्थापन को स्टार्ट में ही ले लेना है। तो देखिए कोणीय त्वरण अल्फा इज इक्वल टू हुआ डी ओमेगा अपॉन डी टी, हम जानते हैं। अब कोणीय विस्थापन की एंट्री कीजिए यहाँ पे। तो देखिए हमने इसको क्या किया, डी ओमेगा अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी कर दिया। ऐसा लिख सकते हैं अपन इसको, डी ओमेगा अपॉन डी टी को हम लिख सकते हैं डी ओमेगा अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। तो आपने इसको ऐसा लिख दिया। देखिए आप अभी मन में सोच लीजिए, ये डी ओमेगा से डी ओमेगा अगर हटेगा तो ये डी ओमेगा अपॉन डी टी ही है। तो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी, ये इसके बराबर हो जाएगा। ये हम डिफ्रेंशिएशन से ये चीज़ें जानते हैं। अब ऐसे में आपके पास अब विकल्प तैयार हो गया। देखिए ये डी ओमेगा अपॉन डी थीटा तो हो गया, और डी थीटा अपॉन डी टी हम जानते हैं ओमेगा होता है, कोणीय विस्थापन और समय अंतराल, तो ये हो गया कोणीय वेग, तो ये हो गया डी थीटा अपॉन डी टी, ये हो गया ओमेगा। तो अल्फा इज इक्वल टू हुआ डी ओमेगा अपॉन डी थीटा इंटू ओमेगा। अब आप वही कीजिए, डी थीटा का दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा अल्फा डी थीटा, और यहाँ डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा डी ओमेगा। ठीक है, आपने डी थीटा का दोनों पक्षों में गुणा किया, तो क्या यहाँ क्या बनेगा, देखिए अल्फा डी थीटा, और यहाँ डी थीटा कैंसिल, तो हो गया ओमेगा डी ओमेगा। तो ये आपका बन गया अल्फा डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा। अब आप करेंगे समाकलन, लेकिन आपको समाकलन के अंदर चाहिएगी लिमिट। तो ध्यान दीजिएगा,
आपके पास सब अवेलेबल है। अगर आप देखते हैं स्टार्ट में तो t इज इक्वल टू 0, तब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा 0 है, तो t इज इक्वल टू 0 पर ओमेगा ओमेगा 0 है और थीटा 0 है। t इज इक्वल टू t पर ओमेगा ओमेगा है और थीटा थीटा है। ये हम बहुत देर से बात कर रहे हैं इस विषय पे, तो आप इंटीग्रेशन करें तब उन लिमिट्स का आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए आप इंटीग्रेशन आप देखिए ये डी थीटा लिखा है, मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में जाना है, तो लिमिट क्या हो जाएगी 0 से थीटा। देखिए आप ये यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू थीटा पर जाना है, ठीक है ना। ये 0 से थीटा की लिमिट है, तो ये अल्फा डी थीटा देखिए लिख लिया ऐसा कैसा। और यहाँ देखिए अब ये ओमेगा की लिमिट में जाना है आपको, क्योंकि ओमेगा के रिस्पेक्ट में जा रहे हैं, तो ये लिमिट होगी ओमेगा 0 से ओमेगा। देखिए आप ओमेगा 0 से ओमेगा, तो ये आपने लिमिट पुट कर दी। अब जो आपके पास कांस्टेंट है उसको बाहर कीजिए, जो कांस्टेंट नहीं है उसको अंदर रखिए और आप उसको आगे बढ़ाते जाइए। तो देखिए यहाँ अल्फा कांस्टेंट है, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में आप करने जा रहे हैं, तो 0 से थीटा डी थीटा हो गया, ये अल्फा बाहर कर दिया आपने। यहाँ आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, क्योंकि ओमेगा के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और ओमेगा रखा है यहाँ पे। तो अभी जस्ट आपने इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी किया था, तो उसको टी स्क्वायर बाई 2 लिखा था आपने, ध्यान है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी ओमेगा करने जाएंगे तो ओमेगा का हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2, जैसे टी का हुआ टी स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी होता है टी स्क्वायर बाई 2, और इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी ओमेगा होगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2। तो आप यहाँ रख दीजिए इसको, इट इज़ ओमेगा स्क्वायर बाई 2, और लिमिट यहाँ लगा दीजिए ओमेगा 0 से ओमेगा की। यस, तो आपने क्या किया, देखिए आप अल्फा कांस्टेंट के रूप में बाहर हो गया, 0 से थीटा की लिमिट में डी थीटा हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा 0 से ओमेगा की लिमिट में ओमेगा डी ओमेगा को आपने लिखा ओमेगा स्क्वायर बाई 2, और ये लिमिट ओमेगा 0 से ओमेगा। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये यहाँ देखिए आप इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, इट इज़ जस्ट थीटा, पहले ही कर चुके हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा ओमेगा होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा हमने थीटा लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी को हमने टी लिखा, तो ये हम करते आए हैं। तो अल्फ़ा, अब देखिए ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा के प्लेस पर थीटा लिखा, और लिमिट हो गई आपकी 0 से थीटा, ओके। और यहाँ अब आपको ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाना है। तो पहले तो आप अपर लिमिट लगाएंगे, माइनस करके लोअर लिमिट लगाएंगे। तो अपर लिमिट में क्या करेंगे आप, ओमेगा की जगह ओमेगा ही रखेंगे, तो ये ओमेगा ही रखा हुआ है, तो ये ऐसा कैसा ही रहेगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2। और लोअर लिमिट में आप ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे, ओमेगा 0 लिखेंगे, तो ये माइनस होके ये ओमेगा 0 स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा। तो एक बार आपको ओमेगा की जगह ओमेगा रखना है, तो ये रख दिया आपने, माइनस करके ओमेगा की जगह ओमेगा 0 रखना है और आपको लिखना है ऐसा ऐसा, ये आपने लिख दिया। चलिए अब यहाँ भी वही कीजिए, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो पहले थीटा की जगह थीटा लिखेंगे, फिर थीटा की जगह 0 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा थीटा माइनस 0। तो ये हो गया अल्फा थीटा माइनस 0, और ये हो गया ओमेगा। अब देखिए इसको एलसीएम ले लीजिए, तो ये 2 हो गया ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर, ठीक है। ये आपने क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो ये ऊपर वाली संख्या ओमेगा 0 माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर अपान 2 हो गया। अब आपका ये बन गया है अल्फा थीटा, ठीक है, ये अल्फा थीटा और 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 2 अल्फा थीटा। देखिए आप ध्यान से, थीटा माइनस 0 तो थीटा हो गया, और ये हो गया अल्फा थीटा, तो ये हो गया 2 अल्फा थीटा। और यहाँ आपका देखिए ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर इधर बच रहा है। तो यहाँ से आपका ये तीसरा समीकरण जो है हमें प्राप्त हो गया कि ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। तो ये हमारा घूर्णी गति का तीसरा समीकरण है। तो इस तरीके से हमने घूर्णी गति के तीनों समीकरण, देखिए आप, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, देखिए तीनों समीकरण हमने प्राप्त किए हैं। पहले में हमने ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी प्राप्त किया, और इसके लिए हमने क्या किया था, यही फार्मूला यूज़ किया था, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपान डी टी से स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ये ओमेगा और अल्फा का सीधा सीधा रिलेशन था। सेकंड इक्वेशन में थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 जो है, इसको हम कहाँ से प्राप्त करते थे, तो इसको हमने प्राप्त किया था ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपान डी टी से, क्योंकि ये ओमेगा और थीटा के रिलेशन से था। और बाद में ज़रूरत पड़ने पर हमने क्या किया था कि यहाँ पहली इक्वेशन से ओमेगा की वैल्यू पुट कर ली थी, ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, और ये सॉल्व होता चला गया। तीसरी इक्वेशन फिर हमने कोणीय त्वरण से स्टार्ट की, लेकिन इस बार हमारे साथ समस्या क्या थी कि हमको उसके अंदर ओमेगा भी चाहिए था। तो फिर हमने क्या किया कि ये हमको थीटा भी चाहिए था, तो फिर हमने क्या किया, इसको थीटा को इसमें इंटर करने के लिए इट इज़ डी ओमेगा अपान डी थीटा इंटू डी थीटा अपान डी टी इसको किया। तो ये ध्यान रखिएगा, और इन इक्वेशंस को अगर आप याद नहीं रख पाएँ
या भूलने लगे तो हमारे गति के जो रेखिक गति के समीकरण है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वो तो आपको याद ही रहती है। तो उन इक्वेशंस से इन इक्वेशंस को आप बना सकते हैं। v के प्लेस पर ओमेगा लिखना है, u के प्लेस पर ओमेगा 0 लिखना है, a के प्लेस पर अल्फा, है ना। तो और आपका जो s है, जो विस्थापन है, उसकी जगह कोणीय विस्थापन थीटा लिखकर आप इन इक्वेशंस को लिख सकते हैं।